नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपने को संपर्क भाषा, मानक भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा, ऐसे कई सारे पॉइंट यहाँ पर अभी इसमें डिस्कशन करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा की ज़रूरत पड़ती है दो लोगों को बात करने के लिए, आपस में दो व्यक्तियों को बात करने के लिए, दो राज्यों को आपस में बात करने के लिए, है ना। तो दो देशों को बात करने के लिए, एक देश को एक राज्य से बात करने के लिए। तो इस प्रकार के अपने पास यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें इनका ऐसा मानना है कि जब हमारे पास दो से अधिक भाषाएं उपस्थित होती है लेकिन किसी एक भाषा में हमारा सबका कांटेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमको संपर्क भाषा की कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस होती हुई दिखाई देती है। तब एक पॉइंट आपके पास ये आता है कि मान लो एक है गुजराती जानने वाला और एक है तमिल जानने वाला। अब एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ये दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। दोनों जब अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो ये दोनों जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, ये गुजराती में बोलता है तो इसको समझ नहीं आता, ये तमिल में बोलता है तो इसको समझ में नहीं आता। अभी चाहते हैं कि हमारे मध्य जो आइडिया है, जो विचार हैं, उन आइडिया का, उन विचारों का, आइडिया का एक्सचेंज कर लें। अब ऐसी स्थिति में आपके पास ये हो गई एक भाषा को जानने वाला, ये हो गया दूसरी भाषा को जानने वाले। तो ये दोनों जिस किसी एक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक कर ले, मतलब दो भिन्न भाषाओं को जानने वाले लोग जिस किसी एक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक कर लेते हैं, उसे हम यहाँ पर संपर्क भाषा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में संपर्क भाषा का काम हिंदी करती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संपर्क भाषा का काम अंग्रेजी करती है। यदि भारत भ्रमण पर हो तो आपको संपर्क भाषा में हिंदी आपकी बहुत हद तक मदद करेगी। यदि आप विश्व भ्रमण पर हो तब वहां पर जो है अंग्रेजी आपको संपर्क भाषा का काम करती हुई दिखाई देगी। तो जैसे अगर अपने पास यहां पर पॉइंट इसमें आया कि अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति, राज्य केंद्र के बीच संपर्क या लिंक आसानी से स्थापित किया जाता है, संपर्क आसानी से किया जाता है, उसे संपर्क भाषा के नाम से जाना जाता है। एक परिभाषा ये। दूसरी आप खुद की भी अपनी इस प्रकार से यहां पर शानदार बना करके लिख सकते हो कि दो भिन्न भाषा भाषियों को जानने वाले लोग जिस किसी एक तीसरी भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक कर लेते हैं, तो उसे हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है संपर्क भाषा। ठीक है। फिर अपने पास पॉइंट आया, वो टाइटल है इसमें कि विभाषा क्या है। तो विभाषा के लिए आप ऐसा चला सकते हो कि एक पॉइंट आपके पास यहां पर बोली है और दूसरा पॉइंट आपके पास यहां पर भाषा है। तो अपन ऐसा देखें कि भाषा से कमतर है और बोली से अधिक वाले मैटर पे है। मतलब भाषा का छोटा सा रूप है, छोटा वाला रूप है, और बोली का बड़ा वाला रूप है। तो एक परिभाषा इस रूप में भी आप अपनी खुद की भी जो है वो यहाँ पर डेवलप कर सकते हो या बना सकते हो। और क्या बन सकती है कि बोली के विस्तृत रूप और भाषा के संक्षिप्त रूप को विभाषा कहते हैं। एक परिभाषा ये। दूसरी परिभाषा ऐसी मानी जाती है इसमें कि ये जो बोलियां होती हैं, ये बोलियां अपने आप को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लेवल पर ऊपर उठाएं। जो बोली होती है, ये बोली अपने आप को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर जब अपना लेवल जो है ऊंचा कर ले, उठा ले, तो उसको हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट कहलाता है आपके पास विभाषा। देख लेते हैं इसकी परिभाषा जो है वो आपके पास यहां पर एक इस रूप में आती है कि जब बोलियां सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अपने आप को उच्च कर ले, तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है विभाषा। या आगे अगर जोड़ना चाहो तो धीरे धीरे जिसमें साहित्य की रचना भी होने लगे उसे हम कहते हैं विभाषा, क्योंकि ये क्रम है। बोली से ऊपर उठेगी तो विभाषा, और विभाषा से ऊपर उठेगी तो टाइटल आपके पास भाषा में जाएगा। फिर यहाँ पर यह हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। अगर ऑप्शन आपके पास की किन्हीं तीन विभाषाओं के नाम लिख दो तो आप लिख सकते हो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी।
और ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि अगला संशोधन इन फ्यूचर भारत के संविधान में भाषाओं को लेकर के हो जाए तो ये जो भोजपुरी वाला टाइटल है ये जल्दी ही अवधी भाषा की श्रेणी से भी निकल करके भाषा की श्रेणी में पहुंच जाएंगी। क्योंकि अगर हम यहां पर अगर ऐसा देखते हैं कि ये जो यूपी, उत्तर प्रदेश और इसके आसपास, उत्तर प्रदेश के आसपास के एरिया में जो है ये जो भोजपुरी है इसको कॉलेजों में पढ़ाया भी जाने लगा है, इसमें साहित्य भी बहुत भंडार हो गया और धीरे धीरे इसमें पूरे तरीके से व्याकरण भी अब डेवलप होने लग गया है। तो अब यहां से निकल करके वो उधर की तरफ आपकी जाति भी दिखाई देगी। फिर जब आप यहां से आगे की तरफ निकलते हो तो अगला पॉइंट आता है आपके पास यहां पर मानक भाषा को लेकर के। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये रहेगा इसमें कि मानक भाषा को हम और किस नाम से जानते हैं। तो मानक भाषा को हम यहां पर परिनिष्ठित भाषा के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका एक नाम आपके पास यहां पर ये आ गया कि मानक भाषा का दूसरा नाम क्या है। तो मानक भाषा का दूसरा नाम परिनिष्ठित भाषा भी है। इसका सटीक परिभाषा पकड़नी है तो सटीक परिभाषा आपके पास यहां पर यही है, व्याकरण सम्मत भाषा। जो व्याकरण सम्मत भाषा होती है उस व्याकरण सम्मत भाषा को मानक भाषा कहते हैं। दूसरी फिर अपन यहां पर और बहुत सारी इसमें बातें इसमें यहां पर कर लेंगे। अगर व्याकरण सम्मत है तो इसका मतलब है कि लिंग, वचन, काल, कारक आदि की दृष्टि से ये शुद्ध भाषा होगी, उसे मानक भाषा कहते हैं। अगर मानक भाषा है तो जो देश का जो सुशिक्षित वर्ग होता है या देश का जो संभ्रांत जन होता है, संभ्रांत जन जैसे संगीत की दुनिया में अगर हम यहां पर आशा भोसले जी की बात करें, अभिनय की दुनिया में अमिताभ बच्चन साहब की बात करें, राजनीति की दुनिया में अटल बिहारी जैसे व्यक्तित्व की बात करें, तो इसका मतलब ये होता हुआ दिखाता है कि ये सब संभ्रांत जन है। बिजनेस की दुनिया में मुकेश अंबानी साहब की बात अगर करते हैं तो इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि नीचे का वर्ग इनको एज इट इज वैसे वैसे अनुकरण या कॉपी करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो उस पॉइंट को हम यहां पर मानक भाषा के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट आपके पास हो गया कि मानक भाषा वह भाषा होती है, मानक भाषा वह भाषा होती है जो व्याकरण सम्मत होती है या जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि की दृष्टि से शुद्ध भाषा होती है, ये जिसमें साहित्य की रचना हुई होती है, जो देश के सुशिक्षित या संभ्रांत जनों की जो भाषा होती है उसे मानक भाषा के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं या परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो उन्होंने परिभाषा जो एक ली कि भाषा का वह रूप जो उच्चारण, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा, अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा जिसे शुद्ध माना जाता है उसे हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाती मानक भाषा। मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। उसे हम जिस नाम से जानते हैं वो मानक भाषा कहलाती है। लेकिन एक पॉइंट आपके पास यहां पर एक बार एग्जामिनर महोदय के द्वारा ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि संपर्क भाषा और मानक भाषा में अंतर क्या होता है। अब ये अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो संपर्क भाषा और मानक भाषा दोनों ही कॉन्सेप्ट ही अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में तो आपके पास जो परिभाषा होती है वो लिख दें और अपना काम इसमें यहां पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आप यहां पर जैसे ही अंतर पूछा तो आप कह सकते थे संपर्क भाषा और मानक भाषा में कि दो भिन्न भाषा भाषियों को जानने वाले लोग जिस किसी एक तीसरी भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। मानक भाषा जो व्याकरण सम्मत भाषा होती है, जो साहित्यिक भाषा होती है, जो सुशिक्षित वर्ग की जो भाषा होती है उसे मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ऐसा कह करके अपना उत्तर जो है वो आप बाइंड अप कर सकते थे। फिर पॉइंट आता है मातृभाषा। इसमें आपके पास शब्द है कि माँ की भाषा, माँ की भाषा, परिवार की भाषा, माँ की भाषा, परिवार की भाषा को हम यहां पर मातृभाषा के रूप में जानते हैं। तो आप यहां पर इसकी परिभाषा इस रूप से दे सकते हैं कि वह भाषा जो बच्चा अपने माँ या परिवार से
ग्रहण करता है, सीखता है, उसे हम उसकी मातृभाषा के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न आपके पास यहां पर इसमें अगर ये आ जाता है कि मातृभाषा की विशेषताएं क्या है, या इसका जो महत्व होता है वो आपके पास यहां पर क्या है, तो नंबर 1 अभिव्यक्ति का माध्यम ही है। मतलब बच्चा जिस किसी एक भाषा में अपने विचारों को बहुत कंफर्टेबल प्रस्तुत कर सकता है अन्य लोगों के सामने, वह उसकी माँ की अपनी मदर टंग होती है, माँ की अपनी भाषा होती है। तो जिस मतलब मौखिक अभिव्यक्ति का साधन ही हमारे पास यहां पर मातृभाषा है। नंबर 2 पॉइंट आपके पास आता है कि मौलिक चिंतन शक्ति, मतलब जो ओरिजिनल आइडिया आते हैं वो हमको हमारी मदर टंग में आते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट आपके पास आया कि यहां पर मौलिक चिंतन शक्ति का भी ये कहीं ना कहीं विकास करती हुई दिखाई देती है। तो ये 2 पॉइंट आपके पास यहां पर इसकी विशेषताओं या महत्व को लेकर के आ सकते हैं। अगर देख लें यहां पर इसकी परिभाषा कि जो बालक अपनी मां से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा बालक को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि बचपन में उसने जिस भाषा को सुना है उसमें वह विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर लेता है, वह उसकी मातृभाषा है, वह उसकी मातृभाषा है। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर आता हुआ दिखाई दिया इसमें, है ना। फिर और अगर देखें तो मातृभाषा का मूल अर्थ है वह भाषा जो बालक अपनी मां से ग्रहण करता है, सीखता है। अगला आता है सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा में आप एक कीवर्ड ऐसा ले सकते हो, सांस्कृतिक मतलब संस्कृति, संस्कृति मतलब संस्कृत। तो बहुत सारा कंटेंट तो आपको यहां पर इसमें याद हो जाएगा। तो पॉइंट आपके पास आया इसमें सांस्कृतिक भाषा का कि हमारी कोई जाति है, हमारा कोई समुदाय है, हमारा कोई प्रांत है, तो इस हमारी जाति, हमारा समुदाय, हमारे प्रांत कि यदि संस्कृति किसी एक भाषा विशेष में निहित होती है, यदि संस्कृति एक किसी भाषा विशेष में निहित होती है तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है सांस्कृतिक भाषा। तो पॉइंट आपके पास कि किसी जाति, समुदाय, समाज, प्रांत एवं राष्ट्र की संस्कृति जिस भाषा में निहित होती है उसे सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा संस्कृत प्राप्त करेगी। यदि आप यूरोप की तरफ चले जाओगे तो वहां पर जो आपके पास ग्रीक या लैटिन वाला जो पॉइंट होता है वो सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त करेगा। अपनी संस्कृति से अच्छी प्रकार परिचित होने के लिए सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट, उदाहरण के लिए संस्कृत भारत की सांस्कृतिक भाषा है, यूरोप में ग्रीक एवं लैटिन सांस्कृतिक भाषाएं हैं। यूरोप में ग्रीक एवं लैटिन सांस्कृतिक भाषाएं हैं। तो ये पॉइंट जो आपके पास यहां पर आता हुआ दिखाई दिया, परिभाषा बनाने का जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब आगे इसमें चलते हैं और पॉइंट आपके पास आता है यहां पर अंतरराष्ट्रीय भाषा का। अंतरराष्ट्रीय भाषा का मतलब आपके पास ऐसा है कि जैसे मान लो एक राष्ट्र है हमारे पास जिसका नाम है वो है इंग्लैंड। अब इस इंग्लैंड की जो भाषा है वो मान लो आपके पास यहां पर इंग्लिश है। इस इंग्लिश का प्रयोग इंडिया के लोग, इस इंग्लिश का प्रयोग श्रीलंका के लोग, या इस इंग्लिश का उपयोग जो है वो जापान के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान के लिए करने लगे। तो किसी एक राष्ट्र की भाषा का होना, लेकिन अन्य राष्ट्रों के लोग भी अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए इस राष्ट्र विशेष की भाषा का उपयोग जब करते हैं तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय भाषा। उसे जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल आपके पास क्या कहलाता है, उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। मतलब किसी एक राष्ट्र विशेष की भाषा का उपयोग जब अन्य राष्ट्रों के लोग भी अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जब उसका उपयोग करने लग जाते हैं तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा प्राप्त है उस भाषा का नाम है आपके पास अंग्रेजी, है ना। जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए और उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र अपने विचारों एवं भावों के विनिमय के लिए करने लगे तो उस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज विश्व में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का गौरव है।
यदि हम संसार में अपना अस्तित्व चाहते हैं, तो संसार के नवीन ज्ञान तथा विज्ञान से परिचित होना चाहते हैं, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद पॉइंट आता है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा का मतलब होता है कि देखो, अंग्रेजी के साथ एक ऐसा है कि अंग्रेजी विदेशी भाषा भी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। पर अगर हम यहां पर बात करें कि जापानी विदेशी भाषा तो है लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं है, जर्मन विदेशी भाषा तो है लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं है, फ्रेंच विदेशी भाषा तो है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो विदेशी भाषा का मतलब कि ऐसी भाषा जो वर्तमान में पर्यटन और कूटनीति, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में जो दिखाई देती हो, उसे जिस नाम से जानते हैं वह कहलाती है विदेशी भाषा। तो आपके पास यहाँ पर जिस भाषा का उपयोग वर्तमान में पर्यटन, कूटनीति के क्षेत्र में दिखाई देने लगा है, उसे विदेशी भाषा कहते हैं। बहुत सारे नाम आपके पास यहाँ पर अरबी है, फारसी है, चीनी है, जापानी है, पुर्तगाली है, डची है, आप नाम जो है यहाँ पर गिना सकते हो विदेशी भाषा के अंतर्गत। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा कि अंग्रेजी विदेशी भाषा भी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा जो है वो केवल आपके पास यहाँ पर अंग्रेजी वाले टाइटल को मिलता हुआ दिखाई देता है ना। फ्रेंच, रशियन, अंग्रेजी, अरबी आदि टाइटल आप कह सकते हो। जनरल बात है, अब यहाँ एक जनरल बहुत सेंस है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदी का विकास क्रम न पूछ ले वो। तो इसमें अपने पास ये जो पॉइंट आता है कि सबसे पहले संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अव्वट आया। तो ये जो है पॉइंट आपके पास यहाँ पर ऐसा ये आ सकता है। इस पॉइंट की तो आपकी एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर जरूरत नहीं है। संस्कृत को जो है वैदिक लौकिक में भी हम यहाँ न ले जाएं, लेकिन संस्कृत से उत्पन्न हुआ टाइटल पाली, पाली से उत्पन्न हुआ प्राकृत, प्राकृत से उत्पन्न हुआ अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ अव्वट, अव्वट से उत्पन्न हुआ हिंदी। पर कुछ विद्वान जो है यहाँ पर अपभ्रंश और अव्वट को एक भी कह देते हैं कि एक ही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हिंदी का विकास क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तब आपके पास यहाँ पर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्वट, हिंदी जो है एक ऐसा जोन आपको बना देना चाहिए जिसमें आपका प्रश्न वहां पर सही हो जाए। इसी कड़ी में अपभ्रंश से पहले भी कई बार प्रश्न जो है पूछे जाते रहे हैं कि अपभ्रंश क्या है ना। इसीलिए आपको जो विकास क्रम है वो भी इसमें बताया गया। जब अगर हमारे पास यहां पर अपभ्रंश आता है तो इसका साइंस आप ऐसा देखें कि किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। एक पॉइंट तो आपके पास ये कि किसी भी भाषा का बिगड़ा रूप अपभ्रंश कहलाता है, किसी भी भाषा का बिगड़ा रूप अपभ्रंश कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपके पास यहां पर, दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास यहां पर यह आता है कि प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। एक किसी भी भाषा का बिगड़ा रूप अपभ्रंश, दूसरा आपके पास प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। अब हम यहां पर आगे इसमें अगर देखें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हुए हैं। इस डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए, मतलब किसी भी भाषा के बिगड़े रूप जो है वो 7 भेद यहां पर बताए। लेकिन अधिकतर भाषा वैज्ञानिक खस और ब्राचड़ को जो है अपभ्रंश का मेन भेद नहीं मानते, खस और ब्राचड़ को, इसलिए उनके अनुसार 5 है। यदि बाई चांस ऐसा प्रश्न आ जाए कि अपभ्रंश के कितने प्रकार है, तो इसका उत्तर थोड़ा सा अलग ढंग से देना कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश के 7 भेद है, लेकिन अधिकतर भाषा वैज्ञानिक खस और ब्राचड़ को अपभ्रंश का भेद नहीं मानते, इसलिए उनके अनुसार अपभ्रंश के 5 भेद हैं। फिर यहां पर ये अपभ्रंश के भेद हो गए सोरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और खस। अब इसमें आपके पास यहां पर पॉइंट आया, अपने सामने प्रश्न ये पूछता है कि सोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली भाषाओं के नाम लिख दो। तब आपको लिखना पड़ेगा कि पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी सोरसेनी अपभ्रंश हैं। फिर इसका उल्टा प्रश्न वाइस वर्सा कि सोरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली भाषाएं ये हैं, तो अगला वाइस वर्सा कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई।
गुजराती की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई, राजस्थानी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई, तब भी इसका उत्तर आपके पास सोर्स से नहीं जाएगा। पर एक बात और शानदार तरीके से आप ये जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी भी इसी के अंदर आते हैं। तो यदि प्रश्न ऐसा पूछ ले कि खड़ी बोली के अपभ्रंश का नाम क्या है, तो सोरसैनी। उसी प्रकार से राजस्थानी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी, अगर पूछे कि मालवी के अपभ्रंश का नाम क्या है तो सोरसनी, मेवाती के अपभ्रंश का नाम क्या है तो सोरसनी। तो मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी, इन सब के अपभ्रंश का नाम भी आपके पास यहां पर सोरसनी। तो अंदर डीप का प्रश्न यदि उठता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की चीजें उठ करके यहां जा सकती है। फिर यहां पर पैसाची, पैसाची के अंदर आने वाला टाइटल है आपके पास लहेंदा और पंजाबी। ब्राचड़ के अंदर सिंधी, मतलब अगर पूछ ले कि ब्राचड़ के अंदर कौन सी भाषा है, सिंधी। पैसाची के अंदर कौन सी है तो लहेंदा और पंजाबी। महाराष्ट्री के अंदर कौन सी है तो मराठी। मागधी के अंदर कौन सी है, तो इसको याद करने के लिए कोड भी ले सकते हो, और वो कोड जो है आपको काम में आ सकता है यहां पर बाबू वाला। जहां बी से आप कहोगे बिहारी, ए से असमिया, बी से आपके पास बांग्ला और यू से जो है वो आपके पास यहां पर उड़िया है। तब आपके पास ये टाइटल इसमें। अब इसमें जैसे आपने कहा बिहारी, तो बिहारी के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है, जिसमें सब क्लासिफिकेशन आपके पास मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो मैथिली, मगही और भोजपुरी के अपभ्रंश का अगर पता कर ले तब उसका उत्तर जाएगा मागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। अब अगर पूछ ले कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी के अपभ्रंश का नाम क्या है तो उसका उत्तर जाएगा अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का क्या है तो अर्धमागधी, पर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसके अंदर आती है, इसका उत्तर भी आपके पास अर्धमागधी। पहाड़ी, खस, पर अगर पूछ ले कि कुमाऊनी और गढ़वाली तो भी खस। अगर पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, तो भी आपके पास यहां पर खस वाला पॉइंट जो है जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक अच्छा प्रश्न है यहां से, और ये प्रश्न जो है इसमें आता रहता है, पहले भी जो है वो आया है, इसलिए अच्छे से ध्यान से इसको देख लेना। तो टाइटल आपके पास यहां पर गया। एक प्रश्न इस कड़ी में और पूछ ले कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उपयोग कहां हुआ था, तो पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य, उस महाभाष्य में सबसे पहला उपयोग जो है अपभ्रंश का वहीं पर हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे और विद्वानों ने इसका उपयोग किया है, लेकिन अपने को उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, तो अपभ्रंश किसे, किसी भाषा के बिगड़े रूप को या प्राकृत के बिगड़े रूप को। फिर अगला पॉइंट, अपभ्रंश के ये भेद, इनके अंदर आने वाली भाषाओं के नाम आपके पास ये हैं। फिर उसके बाद है, ये मेरा ड्रीम का प्रश्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न आ जाए कि खड़ी बोली हिंदी की शैलियां कौन कौन सी हैं। अच्छा है, थोड़ा सा मुझे लगता है आपको याद ही करना पड़ेगा, समझने लायक इसमें कुछ नहीं है। तो खड़ी बोली हिंदी की शैलियां जो है वो कौन कौन सी हैं, तो ये रही इसके अंदर। खड़ी बोली हिंदी के अंदर हिंदी, उर्दू, विभिन्न कालों में इसके हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी आदि नामों का प्रयोग हुआ है, हिंदुस्तानी, इंग्लिश, ये खड़ी बोली हिंदी की शैलियां हैं। खड़ी बोली कहने से एक तो दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली कोरवी का बोध होता है, क्योंकि खड़ी बोली का मूल नाम कोरवी है और कोरवी जो है कुरु जनपद से निकली है। दूसरे उसके आधार पर विकसित उस व्यापक मानक भाषा हिंदी का बोध होता है। मतलब एक टाइटल आपके पास ही, दूसरा आपके पास ही। इसके अंदर कौन कौन सी शैलियां आती हैं, तो खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और इंग्लिश, ये जो है आपके पास यहां पर शैलियां आती हैं। बाई चांस आपको लिखने का मौका मिल सकता है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक आध ये लिंक आ जाए इसमें कि विदेशों में हिंदी के कौन कौन से रूप प्रचलन में हैं। तो विदेशों में हिंदी के जो रूप प्रचलन में हैं, इसको भी हम मानते हैं कि लिखने का मौका मिलेगा। सरनामी या सुरनामी हिंदी, सरनामी या सुरनामी हिंदी जो डच प्रभावित है। फीजी बात, विदेशों में हिंदी के रूप
फिजी बात, तीसरा मॉरिशसी फ्रांसीसी प्रभावी, चौथा पारिया उज्बेकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीकी गियानाई टिरनिडाडी आदि भोजपुरी पर आधारित होने से इन्हें भोजपुरी की बोलियां भी कहते हैं। ये जो विदेशों में जो हिंदी का जो रूप प्रचलन में है, वो ये जो रूप प्रचलन में है सब भोजपुरी पर बिहाव पर है। तो इसलिए कभी कभी भोजपुरी पर आधारित होने से इन्हें भोजपुरी की बोलियां भी कहते हैं। तो कहीं ऐसा न प्रश्न आ जाए कि विदेशों में हिंदी के रूप जो बोलियां भोजपुरी की बोलियों पर आधारित हैं, उनके नाम आपके पास क्या हैं, तब आपको उसको लिखने की आवश्यकता महसूस हो सकती है कि ये टाइटल आपके पास है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर 2-3 याद कर लेना। ये वैसे तो सूरीनाम याद हो जाएगा, सुरनामी, फिजी, मॉरिशस, ये 2-3 आप जानते भी कि यहाँ पर हिंदी का बहुत जो उपयोग होता है और ये सब भोजपुरी पर आधारित है, इसलिए इन्हें भोजपुरी की बोलियां भी कहते हैं। फिर यहां से अन्य भाषा क्षेत्र में हिंदी के रूप, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं आड़ा तिरछा प्रश्न ये ना आ जाए, अन्य भाषा क्षेत्र में हिंदी के रूप कौन कौन से हैं? कलकत्तिया हिंदी, बम्बईया हिंदी, दक्षिणी हिंदी, ये 3 नाम याद करना है। कलकत्तिया, बम्बईया और दक्षिणी। दक्षिणी इसके अन्य नाम हिंदवी, दक्कनी, दहलवी, गुजरी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी उर्दू, जबाने हिंदुस्तान मुसलमानी आदि भेद हो सकते हैं। दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत ये आपके पास आते हैं इसमें, है ना। तो अन्य भाषा क्षेत्र में हिंदी के रूप कलकत्तिया, बम्बईया, दक्षिणी। दक्षिणी में अगर बाई चांस अगर आपको एक तो पॉइंट यहां ले जाना चाहे तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ जाए तो। फिर इसके बाद 2021 में जो मेंस हुआ था अभी 23 में, उसमें एक प्रयोजन मूलक भाषा को लेकर के आया। देखो, प्रयोजन शब्द का मतलब होता है उद्देश्य, मूलक का मतलब होता है आधार। भाषा आप जानते हो, प्रयोजन मतलब किस प्रयोजन से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो। मूलक क्या मूल है, क्या आधार है, नीचे आधार क्या है, भाषा आप जानते हो। तो किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा को किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी, जरा सा यहां प्रयोजन मूलक भाषा है, यहां प्रयोजन मूलक हिंदी अगर आ जाए तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोजन के लिए किया जाए, ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोजन के लिए किया जाए, प्रयोग छूट गया, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। मतलब जिसका किसी विशेष प्रयोजन के लिए, मतलब ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी का वह विशिष्ट रूप, या तो ये भी बढ़िया है, हिंदी का वह विशिष्ट रूप जो विषयगत है और जो सरकारी प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी आदि क्षेत्रों में अभिव्यक्ति को प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होती है। तो जो किसी विशेष प्रयोजन, सरकारी प्रशासन, विज्ञान, ज्ञान आदि क्षेत्रों में जिसका उपयोग होता हुआ दिखाई देता है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ठीक, फिर यहां पर यह आया था प्रयोजन मूलक भाषा की कोई विशेषताएं लिखो, अपने इसमें आई थी यहां पर। तो विशेषताएं ये है अनुप्रयुक्तता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता, भाषिक विशिष्टता, ये 4 इसकी मुख्य विशेषताएं। अनुप्रयुक्तता मतलब जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप, जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार अनुप्रयुक्त होता है। अनुप्रयुक्त है ना। ये एक्सप्लेन करने का तो इतना मौका नहीं मिलेगा, एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। वैज्ञानिकता, क्योंकि उसने पूछा जब छोटे प्रश्न आते हैं तो मुख्य विशेषताएं में पहला पॉइंट अनुप्रयुक्तता, दूसरा वैज्ञानिकता। किसी भी विषय के तर्कसंगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरी विशेषता प्रयोजन मूलक हिंदी की वैज्ञानिकता। तीसरी सामाजिकता, सामाजिकता का संबंध मानविकी से, मानविकी में कला विज्ञान के सारे सब्जेक्ट। भाषिक विशिष्टता, स्वतंत्र सत्ता होती है, भाषा की स्वतंत्र सत्ता होती है, साथ ही अनेक भाषाओं के शब्दों का ग्रहण किए होते हैं, भाषिक विशिष्टता। तो पहला आया अनुप्रयुक्तता, दूसरा आया वैज्ञानिकता,
तीसरा आया सामाजिकता और चौथा आया भाषिक विशिष्टता। तो ये अगर रिपीट होता है तो ये प्रश्न लिखने का मिल सकता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के बेसिकली आपके पास यहां पर विविध रूप हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के आपके पास यहां पर रूप हैं और ये रूप 7 रूप हैं और ये भोलानाथ तिवारी के द्वारा ये 7 रूप बताए गए हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के ये 7 रूप हैं। साहित्यिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, सामाजिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, विधि के कार्य मतलब विधि मतलब कानून के कार्य संबंध हिंदी, जनसंचार के माध्यमों के लिए प्रयुक्त हिंदी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी। साहित्यिक, कार्यालयी, सामाजिक, व्यावसायिक, विधि, जनसंचार और वैज्ञानिक। तो इसको जो है प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रयोजनमूलक भाषा किसे कहते हैं प्रश्न आ गया। प्रयोजनमूलक भाषा की विशेषताएं क्या होती प्रश्न आ गया। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पर हिंदी के विविध रूप से जो है ये आपके पास यहां पर प्रश्न इसमें आ सकता है। फिर प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रमुख शैलियां, मान लो हेडिंग ऐसी कैसी आ जाए तब आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए कि प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रमुख शैलियों में बोलचाल, संवाद, भावात्मक, सामाजिक, पत्र लेखन और एक नाम आपके पास आता है प्रशासनिक। ये इसकी जो है शैलियों के रूप में इसके नाम आते हुए दिखाते हैं। फिर अगर हम यहां पर देखें एक आध और कि ऐसा प्रश्न अगर आपको मिल जाए प्रयोजनमूलक हिंदी के मुख्य तत्व क्या हैं, तो पारिभाषिक शब्दावली जो अपन पढ़ते हैं, अनुवाद प्रक्रिया जो ट्रांसलेशन करते हैं और एक भाषिक संरचना, ये इसके मेन 3 तत्व हैं। प्रयोजनमूलक जो उद्देश्य पूर्वक हिंदी होती है उसके 3 मुख्य तत्वों में नाम आता है पारिभाषिक शब्दावली का, अनुवाद प्रक्रिया का, भाषिक संरचना का। तो ये आपके पास यहां पर भाषा से रिलेटेड जितनी भी जो मुख्य बातों की चर्चा करना था वो सारी बातों का इसमें यहां पर डिस्कशन हो चुका है। एक बार ध्यान से इसको सुन करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस पॉइंट को हम भाषा वाले पॉइंट को अब यहीं पर विराम देते हैं।